हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। ये जो आपकी विधि शास्त्र की ये जो सीरीज चल रही है उसकी आज आपकी लेक्चर वीडियो 7th होने वाली है, जिसको हम देख लेते हैं। और ये आपकी ऐतिहासिक विचारधारा पर ये वीडियो होने वाली है, यानी हिस्टोरिकल 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 स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये जो आपकी विधि शास्त्र की लेक्चर सीरीज चल रही है उसकी आज वीडियो आपकी 7th नंबर वीडियो होने वाली है, जो कि आपकी ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे आज, जिसको हम इंग्लिश में हिस्टोरिकल स्कूल भी कहते हैं। ये जो हिस्टोरिकल स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। लेक्चर मान लो या वीडियो मान लो या प्रश्न मान लो, कोई भी ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वाले लेक्चर वीडियो में हम क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे उनको मुख्य बिंदु के रूप में देख सकते हैं। एंड मेन पॉइंट्स अपने क्या रहेंगे, मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय, यानी हिस्टोरिकल स्कूल या ऐतिहासिक ये जो विचारधारा है इसका परिचय देखेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक विचारधारा के जितने भी समर्थक रहे हैं उनमें मुख्य रूप से हम आप मोंटेस्क्यू, एडमंड बर्ग, ह्यूगो, सेवनी, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने क्या विचार दिए हैं। और लोक चेतना का सिद्धांत भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि सैनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत ही आता है, यानी ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत ही आता है। चलिए, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे आलोचना कि कई विधि शास्त्री ऐसे भी रहे हैं, विधि शास्त्री ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है, तो हम आलोचना को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो विधि शास्त्र में प्राकृतिक विधि, यानी जो भी नेचुरल विधि है जो पहले से प्रकृति में मौजूद थी या फिर धीरे धीरे लोगों के व्यवहार के साथ में उद्भव होती गई, सबसे पहले आती है, यानी वही विधि सबसे पहले आती है। यह तर्क बुद्धि पर आधारित थी। इसमें विधि के इतिहास, जो विधि का इतिहास था उसके बारे में और विकास के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी ये तर्क बुद्धि पर आधारित थी और प्राकृतिक विधि के अंतर्गत इसको माना गया है। और इसमें इतिहास और विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद विचारधारा का जन्म हुआ और इसी के साथ ऐतिहासिक विचारधारा अस्तित्व में आई। यानी सबसे पहले ऐतिहासिक विचारधारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद विचारधारा आई उसके साथ ही ऐतिहासिक विचारधारा का भी अस्तित्व हुआ, यानी कह सकते हैं कि जन्म हुआ। ठीक है, अब इसके जितने भी शास्त्री समर्थक रहे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी समर्थक रहे हैं। यानी सबसे पहले हम मोंटेस्क्यू को देखेंगे, इन्होंने जो ऐतिहासिक ये जो विचारधारा है उसके बारे में क्या आपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो एक मिनट, फ्रांस के मोंटेस्क्यू, ये फ्रांस के रहने वाले थे, यानी 1689 से 1755 का नाम ऐतिहासिक विचारधारा हेतु अग्रिम पंक्ति में आता है। यानी इनका नाम सबसे पहले आता है जब भी ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में डिस्कस होता है, तो मोंटेस्क्यू का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने अपने शोध कार्य एवं अध्ययन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्राकृतिक एवं सामाजिक, यानी इन्होंने जितनी भी शोध की उन्होंने क्या क्या किया कि प्राकृतिक एवं सामाजिक तत्व विधि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक एवं सामाजिक तत्व, ये दोनों जो तत्व हैं वो विधि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अतः विधि को देश काल एवं परिस्थितियों की पूर्ति का साधन मानते हुए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा है कि इस कारण, क्योंकि प्राकृतिक एवं सामाजिक विधि इसके तत्व हैं, इसके कारण ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसके निर्माण में। इसीलिए जब भी विधि का निर्माण हो, ऐतिहासिक विधि के संदर्भ में देखें तो उसको देश काल एवं परिस्थितियों के साथ उनको साधन मानते हुए देश काल एवं परिस्थितियों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। इनका मानना यह भी था कि विधि का स्वरूप
लोक चेतना पर भी काफी प्रभाव यानी निर्भर करता है। यानी लोगों के अंतर्गत जो चेतना है, लोगों के जो विचार हैं, लोगों के मानव व्यवहार हैं, उनके अंतर की बातों पर भी ये काफी निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में अगले विधि शास्त्री हैं नंबर 2 एडमंड बर्क। ठीक है, तो एडमंड बर्क जो थे उन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में क्या मत प्रस्तुत किए, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनका नाम भी ऐतिहासिक विचारधारा में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सन 1790 में इन्होंने एक कृति लिखी, यानी एक अपनी कृति लिखी जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। यानी इन्होंने कृति लिखी इसका नाम क्या था, रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इसमें इन्होंने कई राजनीतिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। फ्रांस की एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने कई राजनीतिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किसमें, अपनी कृति में रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के पश्चात वहां लागू की गई संवैधानिक विधि के बारे में इन्होंने कहा था कि किसी विधि को अमूर्त सिद्धांत के आधार पर बनाने से बेहतर है कि उसे स्वाभाविक एवं क्रमिक विकास का अवसर दिया जाए। इसके अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसको आसान भाषा में समझे तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी विधि को हम डिस्कस करके बैठकर बना रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके प्रभाव देख रहे हैं, उन पर लोगों का क्या प्रभाव होगा, क्या उसकी महत्व होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, इससे बेटर उन्होंने ये कहा था उसका जो क्रमिक विकास होता है विधि का स्वाभाविक रूप से, उसके आधार पर जो विधि निर्माण होती है उसी के अनुसार हमें विधि को देखना चाहिए और उसी के अनुसार उसका निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ये इनके सिद्धांत थे। चलो अगले जो विधि शास्त्री हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे ह्यूगो जो विधि शास्त्री हैं, इनके क्या विचारधारा है। इनका मानना था कि विधि हेतु विमर्श या चिंतन व्यर्थ है। इन्होंने एक तरह से वही विचारधारा रखी है कि विधि के लिए विमर्श में चिंतन व्यर्थ है, बल्कि विधि का विकास स्वाभाविक एवं क्रमिक होना चाहिए। वही पॉइंट जो हम एडमंड बर्क के बारे में अभी हमने पढ़े थे, उन्होंने दिए थे, वही पॉइंट इन्होंने दिए हैं। इनके अनुसार समुदाय विशेष की भाषा, जो समुदाय विशेष की भाषा होती है, उसका आचार व्यवहार होता है, या उनका आचरण और मान्यताएं हों तो वह स्वतः ही विधि के साथ संबंध स्थापित कर लेती है। और सबसे जरूरी क्या है कि विधि लोगों में मान्य, नियमित एवं पालन योग्य होनी चाहिए। इन्होंने वही कहा है कि लोगों पर विधि को थोपा नहीं जा सकता, आप अपने अनुसार उसको निर्माण नहीं कर सकते, जबकि विधि तो स्वतः ही लोगों में खुद ब खुद बननी चाहिए, स्वाभाविक रूप से क्रमिक होना चाहिए, समय के साथ विधि का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले जो विधि शास्त्री थे सेवनी, इनकी भी ऐतिहासिक विचारधारा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनके क्या मत थे वो भी हम देख लेते हैं। देखो आपको इसी तरह से अपने पॉइंट व्यू करने पड़ेंगे कि पहले जो विधि शास्त्री रहे उन्होंने ऐतिहासिक जो विधि शास्त्र है उसके बारे में क्या मत दिए हैं, उनके मत क्या रहे हैं, क्या मत रहे हैं। इसके बाद में आपको डिस्कस ऐसे इसी तरह से ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म हुआ है। इन्होंने कई इन विधि शास्त्रियों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस बारे में। ठीक है, तो ऐतिहासिक विचारधारा के संबंध में सेवनी का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। ये बर्क एवं ह्यूगो से प्रभावित थे, यानी सेवनी बर्क एवं ह्यूगो के विचार जो थे उनसे प्रभावित थे, यानी उनका क्रमिक एवं स्वाभाविक विकास होना चाहिए था। जर्मन की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रबल समर्थन इनको मिला था। ठीक है, नेपोलियन के युद्ध के बाद से ही यह विधि के संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन करने का प्रश्न उठने लगा, लेकिन इसमें अनेक बाधाएं थीं, अतः विधि को लोगों के आचार व्यवहार पर छोड़ दिया गया था। अब तर्क और परंपरा के बीच संघर्ष की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में सेवनी भी इस स्थिति से सहमत थे, जबकि संहिताकरण जो था, यानी वही बात की विधि का बैठ के निर्माण करना, उसको कोडिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, कोडिफिकेशन। ठीक है, संहिताकरण की प्रक्रिया का विरोध करते थे ये भी, क्योंकि ये ह्यूगो तथा बर्क के विचारों से प्रभावित थे। और
और यहीं से ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म हुआ। इसी कारण इन्हें ऐतिहासिक विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। यानी ये जो अपने सैवनी थे, सैवनी को इसी कारण से ऐतिहासिक विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे हम लोक चेतना के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसको भी अध्ययन कर लेते हैं। इस लोक चेतना के सिद्धांत में क्या है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स जो आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि लोक चेतना का सिद्धांत क्या है। लोक चेतना का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। इसे अंतर चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी लोक चेतना के सिद्धांत को अंतर चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है। विचार यह है कि विधि केवल अमूर्त, यानी अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जिसे छू ना सकें, सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है। यानी लोक चेतना का सिद्धांत कहता है कि हम जिन चीजों को छू नहीं सकते, केवल उन्हीं ऐसे सिद्धांतों से विधि का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बल्कि लोगों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। यानी विधि लोगों की जितनी भावनाएं हैं और उनकी आवश्यकताएं, उनसे निर्माण होता है। ठीक है, विधि का प्रादुर्भाव भी लोगों की सहमति से हुआ है। इसका स्वरूप लोगों की भाषा, रीति रिवाज आदि पर निर्भर करता है। सैवनी का प्रबल मत था कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ विधि का भी विकास होता है। यानी वो कहते थे कि आप विधि को मत बनाओ, निर्माण मत करो बैठ के, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका राष्ट्र विकसित होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे उसमें विधि का निर्माण धीरे धीरे होता चला जाएगा, क्योंकि यह लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है, इनके आचरण पर निर्भर करता है। जब राष्ट्र चेतना जागृत होती है, अब उन्होंने कहा था जब राष्ट्र चेतना जागृत होगी तो इस स्थिति में विधि प्रभावी एवं गतिशील हो जाएगी, यानी जाती है। और इसके विपरीत जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो प्राय विधि निष्क्रिय हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि मृत प्राय हो जाती है। राष्ट्र से अभिप्राय यहाँ सामयिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक रूप से मिलकर है। यानी राष्ट्र क्या है, समय के साथ में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक रूप, ये सभी मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि सैवनी ने विधि को जनजीवन की सामान्य लोक चेतना कहा है और उनके विचार लोक चेतना के सिद्धांत के रूप में विख्यात हुए। और सैवनी यह भी मानते थे कि जब विधि का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है तब समाज अराजकता व अशांति की तरफ चला जाता है, या फिर अराजकता या अशांति फैल जाती है। तो ये लोक चेतना का सिद्धांत है, लोक चेतना का। यानी सीधे रूप से यही कहा है कि जैसे जैसे अपना जो भी राष्ट्र विकसित होगा, विधि भी उसके साथ विकसित होती चली जाएगी, क्योंकि यह लोगों के आचार व्यवहार पर निर्भर करता है। यानी जब लोक चेतना जागृत होगी तो विधि भी प्रभावी रूप से उस समय प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। ठीक है। हाँ, ये सैवनी के विचार थे लोक चेतना के सिद्धांत के रूप में। ठीक है। अब सैवनी की ऐतिहासिक विचारधारा के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी ये जो सैवनी ऐतिहासिक विचारधारा है उसके जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, वो एक और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि विधि का निर्माण नहीं होता, वह जन समुदाय में पहले से ही विद्यमान होती है और स्वतः विकसित भी। यानी इन्होंने कहा है कि विधि का निर्माण मत करो, वह जन समुदाय में पहले से ही रहती है और स्वतः वह विकसित होती है। विधि का विकास आदिम समाज से प्रारंभ होकर वर्तमान विधि की जटिलताओं में बदल जाता है। ठीक है, विधि सार्वभौमिक नहीं है, वह देश, काल, परंपरा आदि के अनुरूप बदलती रहती है। यानी आप एक विधि को पूरे विश्व में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश में अपनी अलग परंपरा होती है, अलग रीति होती है, अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है। हाँ, प्राकृतिक विधि में सामाजिक दबाव एवं जनमत जनमत ही शास्ति है, यानी सैंक्शन है। यानी प्राकृतिक विधि में सामाजिक दबाव जनमत ही यहाँ की शास्ति है। विधि का निर्माण करते समय विधि क्या थी और परिवर्तन की आवश्यकता क्यों जानना जरूरी है। यानी जब भी विधि का निर्माण करें तो ये जानना जरूरी है कि पहले विधि क्या थी और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों आ रही है। इन प्रश्नों का जवाब जानना आवश्यक है।
संहिताकरण से विधि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी आप विधि का संहिताकरण कर देंगे, संहिताकरण इंग्लिश में बोलते हैं कोडिफिकेशन, तो इससे क्या है कि विधि का विकास रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा? विधि का विकास। इसमें मॉडिफिकेशन के आपके चांस कम हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो ऐतिहासिक विचारधारा थी, हमने इनके विधि शास्त्रियों के मत भी पढ़ लिए। ठीक है, सेबनी लास्ट में पढ़ लिया, लोक चेतना का सिद्धांत पढ़ लिया। ठीक है, अब कई लोगों ने इसकी आलोचना की है, तो आलोचकों के बारे में देख लिया क्या आलोचना की है। तो आलोचना उसकी सबसे पहले डॉक्टर एलिन ने किया। एलिन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सेबनी का यह विचार गलत है कि विधि लोगों की अभिव्यक्ति है। अगर ऐसा होता तो रोमन विधि, जो लोगों, समाज और अभिव्यक्ति नहीं है, सफल नहीं होती। यानी एलन ने यह कहा है कि अगर सेबनी ने कहा है कि विधि का निर्माण लोगों की अभिव्यक्ति से होता है, उनके व्यवहार से होता है। अगर ऐसा होता तो ये जो रोमन विधि है वो लोगों की या समाज की अभिव्यक्ति नहीं है, फिर भी वो सफल हो गई रोमन में, तो फिर ऐसा क्यों? ठीक है, रोम में। ठीक है। हाँ, इनका कहना है कि विधि का निर्माण पूर्व निर्णयों के माध्यम से न्यायाधीश करते हैं, ना कि अधिवक्ता। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि विधि का निर्माण पूर्व निर्णयों के माध्यम से होता है, न्यायाधीश करते हैं, लेकिन अधिवक्ता नहीं करते। ठीक है, तो ये एक आलोचना हुई थी। सेवनी की लोक चेतना का सिद्धांत एक आदर्श कल्पना मात्र है, यानी एक कल्पना के मात्र उनके सिद्धांत है। ठीक है, वास्तविकता से काफी दूर है। ठीक है, अनेक विधियों में लोक चेतना अदृश्य रहती है, जबकि वर्ग संघर्ष द्वारा विधि बनती है। यानी ऐसी कई विधियां हैं जिनमें ये लोक चेतना अदृश्य रहती है, जबकि वर्ग संघर्ष के द्वारा विधि का निर्माण होता है। कुछ विधियां शासक की इच्छा से बनती हैं, सेवनी, और ये भी कहा गया कुछ विधियां शासक की इच्छा से भी बनती हैं, इसमें लोक चेतना देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सेवनी ने प्रथाओं के आगे विधायन की उपेक्षा की है। यानी सेवनी ने प्रथाओं को ही सब कुछ माना है, यानी जो लोगों में क्रमिक विकास होता है स्वभाव से, उसको ही सब कुछ माना है, जबकि विधायन की यानी उपेक्षा कर दी गई है। ठीक है, इन सब के बावजूद सेवनी की विचारधारा से ऐतिहासिक शाखा को पर्याप्त संबल एवं समर्थन मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सेवनी एवं हेनरी मैन के विचारों में अंतर भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जो सेवनी थे और हेनरी मैन थे, उनके विचारों में क्या अंतर था। ठीक है, हेनरी ने लोक चेतना के सिद्धांत को नहीं माना, जबकि सेवनी ने माना। हेनरी ने विधानमंडल की शक्ति को स्वीकारा, जबकि सेवनी ने नहीं स्वीकारा। सेवनी ने प्रथाओं को महत्व दिया, बल्कि हेनरी ने विधि हेतु सभ्यता के विकास के साथ विधायन पर जोर दिया। लोक चेतना का सिद्धांत जर्मन की आंतरिक भावनाओं के अनुरूप था, जबकि हेनरी का परिस्थिति यानी स्टेटस से संविदा की ओर सिद्धांत व्यवहारिक पूंजीवाद और औद्योगिक समाज के अनुरूप था। ठीक है, तो ये अपनी वीडियो थी हिस्टोरिकल स्कूल से। हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।